चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये हम क्लास 10 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जाम। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रिफ्रैक्शन समझाया था और लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन तक बात हो गई थी। मैंने लेक्चर छोड़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और आज हम वहीं से शुरू करेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियसली ये बताया कि साइन ऑफ चलिए देखते हैं। मैंने आपको प्रीवियसली ये बताया कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है ये होगा कांस्टेंट, जिसे हमने n से डिनोट किया था। और ये n क्या है, तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमें डिटेल में आज बात करनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में है प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। अब मीडियम की प्रॉपर्टी होने का मतलब ये है कि वो मीडियम डेंसर भी हो सकता है, वो मीडियम रेयर भी हो सकता है। तो अगर मीडियम डेंसर हुआ तो लाइट की स्पीड इस मीडियम में क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और अगर मीडियम रेयर हुआ तो लाइट की स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी, बढ़ी हुई रहेगी। और दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, जो लाइट है चाहे वो मीडियम जो भी हो, स्पीड यहाँ पे स्लो फास्ट होने का मतलब क्या है कि लाइट की स्पीड चेंज होगी। तो लाइट बेंड होगा, ये जो फिनोमेना होगा इसे हमने प्रीवियसली रिफ्रैक्शन कहा। समझ रहे हैं आप। तो एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू बेंड द लाइट रे कौन डिफाइन करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब मीडियम डेंसर है या रेयर है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल या बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि लाइट का बेंड होना, डेंसर या रेयर होना डिपेंड करता है किसी अनदर मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, मैं प्रीवियसली आपको बता चुका हूं कि रिलेटिव का मतलब हम जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करेंगे किसी मीडियम का तो डिफाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। मींस we define the refractive index of a medium with respect to another medium. So what is the meaning of with respect to another medium? Is the meaning of relative refractive index of a medium relative to another medium, और इसी को हम डिटेल में देखेंगे। तो एक्चुअली में हमें जो अब कॉन्सेप्ट समझना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो मैंने रिवीजन किया आपके लिए, वो हमें समझना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें क्या समझना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसे समझने के लिए आप उस डायग्राम को फिर से देखिए जो हमने प्रीवियसली बनाया था। ये हमारा हो गया इंटरफेस, और फिर इस इंटरफेस पे ये एक लाइट रे इंसिडेंट होगी
तो ये इंसिडेंट रे है तो ऐसे बना दीजिए, जिस पॉइंट पे इंसिडेंस होगी उसे आपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा है, वहां पे आप ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल सीधी लाइन। तो हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। तो मैंने अभी आपको एक चीज तो बताया ही नहीं कि कौन सा मीडियम क्या है। हमने कह दिया कि ये मीडियम है एयर और ये मीडियम है वाटर। तो एयर को शॉर्ट फॉर्म में ए से और वाटर को डब्ल्यू से लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको पता है कि लाइट रे बेंड कहां होगी, तो लाइट रे बेंड होगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो इसका डायग्राम कैसे जाएगा, इस तरीके से। तो ये आपकी हो गई रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको पता है कि ये मीडियम आपका हो गया रेयरर और ये मीडियम हो गया डेंसर। तो लाइट रे जा किस मीडियम में रही है, लाइट रे जा रही है डेंसर मीडियम में। कहां से, रेयरर मीडियम में। तो एक्चुअली में अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे लिखेंगे, पहले तो स्नेल्स लॉ लिखिए। स्नेल्स लॉ क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर, ये हो गया इक्वल टू कांस्टेंट जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। लेकिन अब हम डिफाइन करेंगे एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, तो उस मीडियम का जहां पे लाइट जा रही है, यानी वाटर में। तो उसे हम लिखेंगे इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सफिक्स में, लोअर सफिक्स में बाद में। तो यहां पे लिख दिया मैंने एन डब्ल्यू और इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि लाइट रे जहां पे जा रही है। अब लाइट रे आ कहां से रही है, तो लाइट रे आ रही है एयर से। तो एक्चुअली में हम डिफाइन कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसे कहां लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे। अब इसे कैसे पढ़ेंगे, तो ये ए एंड डब्ल्यू में जो बाद में है डब्ल्यू, उसका मतलब है कि हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर रहे हैं। यानी ये लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। देखिए बहुत सारी बुक में ऐसा भी किया जाएगा कि जिसे मैंने ये एयर और वाटर लिया है उसे कह देंगे वो कि ये है मीडियम वन और जो डेंसर मीडियम है ये है मीडियम टू। तो अब जब तुम डिफाइन करोगे साइन आई अपॉन साइन आर फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे टू का विद रिस्पेक्ट टू वन, क्योंकि लाइट रे जहां पे जा रही है उसको लिखोगे और जहां से आ रही है उसको लिखोगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये इसे अब आप क्या पढ़ोगे, इसे आप रीड करोगे कि ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। आई बात समझ में। जो मैंने कहा था रिलेटिव का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू, तो देखिए यहां पर क्या है, लाइट रे जिस मीडियम में जा रही है वो हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं, हम इसको उल्टा कर दें। उल्टा करने का मतलब क्या है कि लाइट रे अब हमारी जाए डेंसर से रेरर में, लाइट रे हमारी जाए डेंसर से रे, रेरर में, तब भी इसे हम लिख सकते हैं। कैसे, पहले इतना नोट करिए और समझिए कि मैंने क्या बताया। नोट करिए इतना आप।
ठीक है बच्चों, कर लिया आपने? ओके स्टूडेंट, देखिए इसी में हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसमें हम दूसरा केस देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे इंटरफेस बनाया और अब जो ऊपर ले रहे हैं मीडियम, इसे हमने कह दिया ये हो गया डेंसर मीडियम और नीचे हो गया रेयर मीडियम। लाइट रे आपकी आ रही है डेंसर से, ये हो गया इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे इंसिडेंस हुआ उसे आपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा। वहां पर आप ड्रॉ करोगे नॉर्मल, यहां पे आप क्या ड्रॉ करोगे, नॉर्मल। तो लाइंस भी जानी चाहिए, थोड़े से ऊपर नीचे हो गया, आप सही कर लीजिएगा। और अब लाइट रे रिफ्रैक्शन कैसे होगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, थोड़ा सा लाइट रे कुछ ऐसे जाएगा। तो ये हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे आप जानते हो ये क्या है, इसे आप जानते हो ये है आपका इंसिडेंट रे और ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां पर जब आप डिफाइन करोगे वही स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या लिखोगे, तो उससे पहले आप समझ लीजिए जो डेंसर है हमने कह दिया कि ये वाटर है। अब देखिए एक बार वाटर ले तो वाटर क्या लेंगे, दूसरा ले लेते हैं कुछ। हमने कह दिया ये ग्लास है, हमने कह दिया ये ग्लास है और यहाँ पे ले लिया हमने एयर। ग्लास को शॉर्ट फॉर्म में जी से लिखेगा, इसको ए से लिखेगा। अब यहां पर जब लिखेंगे आप स्नेल्स लॉ, तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेंगे आप, जहां पे लाइट जा रही है, तो लाइट कहाँ जा रही है, एयर में, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। लाइट कहाँ से आ रही है, ग्लास में, तो उसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, यानी ग्लास। तो इसे क्या कहोगे तुम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब अगर इसको हम ऐसे लिखते, इसको मैं कह दूं मीडियम 2, इसको कह दूं उल्टा कह दूं, और इसको कह दूं ये मीडियम 1, तो यहां पर स्नेल्स लॉ से साइन आई अपॉन साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो मीडियम 1 कहाँ है, जहां लाइट जा रही है, मतलब एयर में। कहां से आ रही है, ग्लास से, तो ये 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो ऐसे कोई भी दो मीडियम हो, तो जिस मीडियम में लाइट जाएगी हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, लाइट जहां से आ रही है उसके रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में? ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या हो गया, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये हुआ आपका स्नेल्स लॉ से। इसमें एक और चीज हम कर दे रहे हैं, चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको, जहां प्रॉब्लम होगी पूछिएगा भाई। देखिए हम लिखेंगे अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। देखिएगा
refractive index in terms of speed of light। तो इसके लिए आप डायग्राम मैं दोनों बना दे रहा हूं आपके लिए और आप ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले मैं बनाऊंगा इंटरफेस। इस इंटरफेस पे ये इंसिडेंट रे पे ये नॉर्मल, और अभी आप बात करेंगे सर ये कौन सा है, तो देखिएगा ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है मीडियम 1 यानी ये है एयर, और ये है ग्लास। तो इसको हमने कह दिया है ये है मीडियम 1, इसको कह दिया है मीडियम 2। देखिए लाइट कहाँ से जा रही है, तो ये आपका होता है रेयरर, ये होता है डेंसर। लाइट से डेंसर में, तो कहाँ होगी बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो देखिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब अगर मैं कह दूं कि मीडियम 1 जो है इसमें स्पीड की लाइट की स्पीड है v1। देखिए क्या कहा मैंने, हमें अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में। तो मैंने कह दिया कि लेट सपोज दैट कि यहां पर एयर में मीडियम 1 में लाइट की स्पीड है v1 और मीडियम 2 में लाइट की स्पीड है v2। तो अब जब आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये हो जाएगा v1 अपॉन v2, यानी क्या हुआ, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो देखिए लाइट जहां जा रही है उस मीडियम का स्पीड कहां रहेगा, नीचे, ध्यान रखिएगा बस। और जहां से लाइट आ रही है उस मीडियम का स्पीड कहां हो जाएगा, ऊपर। समझे? तो अगर स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में लिखना हो तो ये 1 and 2 क्या हो गया, v1 अपॉन v2, और आपको पता है ये साइन अपॉन साइन आर के भी इक्वल होगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? लेकिन अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, यानी मैं लिखूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो विद रिस्पेक्ट टू 2 का मतलब क्या है, वो आ जाना है, हम किसका लिख रहे हैं यहां पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब उल्टा कर दें, अब लाइट यहां से इधर जा रही है तो ये हो जाएगा उसका जस्ट उल्टा, यानी v2 अपॉन v1। तो v2 का मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो देखिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिख रहे हैं उसका स्पीड कहां आ गया, अपॉन में, और जिसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं वो कहां आ गया, ऊपर। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम है आपको? तो ये जो हम लिख रहे हैं यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ये भी एक्चुअली मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए मैं लिख रहा हूं, ये है क्या, ये भी तो आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो है। ये क्या है आपका, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे देखिए यहां लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यहां लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, लेकिन यूज किसका कर रहे हैं,
दोनों ही मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट गिवन है उसका यूज कर रहा है। ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ही सिंपल चीजें बता रहा हूं मैं आपको। थोड़ा ध्यान लगाइए, ठीक है स्टूडेंट। ये फॉर्मूले का ध्यान रखिएगा और जिस तरह से ट्रिक बताई याद रखिएगा कि जिसका हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी स्पीड कहाँ जाएगी, अपॉन में। जिसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब दूसरा चीज यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट ये भी है लेकिन इसमें थोड़ा सा ये ध्यान चीज पूछी जाती है बोर्ड में। ये है ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी तक हम जब कह रहे थे रिलेटिव रिलेटिव, तो इसका मतलब ये था कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे थे किसी एक मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, यानी विद रिस्पेक्ट टू जो मीडियम है वो मीडियम यहां पे भी रहेगा। लेकिन ऑब्सोल्यूट कैसे लिखेंगे, देखिए ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, या एनी मीडियम कर दो, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with respect to वैक्यूम, और फ्री स्पेस भी कहेंगे इसे, क्लास जो 12th में आप देखेंगे तो फ्री स्पेस छोड़ दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। आई बात समझ में, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो अगर हम लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो हम उस मीडियम का ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख पाएंगे, यानी हम ये कंपेयर कर पाएंगे कि वो मीडियम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितना डेंसर या रेयर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करके ये बताता है कि एक मीडियम दूसरे के रिस्पेक्ट में डेंसर है या रेयर है। जैसे अभी हमने देखा, आपको बताया नहीं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसी तरीके से अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाएगा, ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख सकते हैं। ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंपली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जिस भी मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर रहे हो वो कहां आएगा, नीचे आएगा। और ये किसके रिस्पेक्ट में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंपली हम n से लिखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आप जानते हो, इसे हम डिनोट करते हैं c से, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है उसे हम v से डिनोट करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा n = c/v। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n = c/v। और देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में जो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है उसका रिलेशन कैसा है, इनवर्स। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का v से, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम से इनवर्स रिलेशन है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का अगर इंक्रीज करेगा तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगी। और स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कहां पे करती है, तो आपको पता है कि वो डेंसर मीडियम होता है। यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हो गया, डेंसर के लिए हो गया। फिर अगर हम लिखें n = 1/v, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगा। और स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कहां करता है, तो आपको पता है रेयर मीडियम में। तो एक्चुअली आप इसको ऐसे याद रखिएगा
कि स्पीड ऑफ लाइट भी अगर डिक्रीज कर रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मतलब ज्यादा है, तो मीडियम कैसा हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। अगर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर वो जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज है, कम है, तो मीडियम कैसा हो जाएगा, रेरर। तो ये ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होगी, तो मैंने आपसे जैसे कहा था कि ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ लाइट सी, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मीडियम जो है इसका स्पीड किसमें होगा, मीटर पर सेकेंड, दोनों करके क्या आने वाले हैं, एक नंबर, और नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, या जो स्नेल्स लॉ में कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। समझ गए आप कि क्या है इसकी कहानी। तो मैंने पहले आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाया, उसके बाद मैंने आपको समझाया ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पर जो बेंडिंग ऑफ लाइट है इसको हम स्नेल्स लॉ से थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी बेटा, मुझे आप कमेंट सेक्शन में या जो भी जरिया है मुझसे पूछने का पूछिएगा। देखिएगा हम एक्सप्लेन करेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट को, और मैं आपको इसके लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन भी देने वाला हूं, मैथमेटिकल प्रूफ भी देने वाला हूं। तो चलिए हम अब एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, बेंडिंग ऑफ लाइट को। जो लाइट बेंड कर रही है इसका क्या कैसे रिलेशन। तो इसमें जो पहला केस है, इसमें लाइट जो है ये जा रही है रेरर से डेंसर में। लाइट कहां जा रही है, रेरर से डेंसर में। जो रेरर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ले रहा हूं n1, और जो डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहा हूं n2। तो यहां पर आपको पता है कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, इसीलिए यहां पे n2 इज ग्रेटर देन होगा n1। हम अगर इसका डायग्राम बनाएं, तो मैं बोल ले रहा हूं कि क्या क्या इसमें, क्योंकि कई बार बोल चुका हूं। देखिए ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका है रेरर मीडियम, ये आपका है डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। कोई प्रॉब्लम है? अब जरा ध्यान दीजिए, जब यहां पर हम स्नेल्स लॉ लिखेंगे तो स्नेल्स लॉ आप जानते हो कि क्या होगा, ये है यहां पर साइन आई अपॉन साइन आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिखोगे, 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, क्योंकि लाइट कहां जा रही है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो लाइट जा रही है मीडियम 2 में विद रिस्पेक्ट टू 1। और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा n2 अपॉन n1 के, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन 1 ऐसा लिखते हैं हम, अभी आपको फार्मूला बताया। और देखिए ये n2 अपॉन n1 की वैल्यू क्या होगी, ये n2 अपॉन n1 जो होगा ये होगा ग्रेटर देन 1। सर ये कैसे पता चला, जब ये n2 ग्रेटर देन n1 है तो अगर तुम n1 को यहाँ ट्रांसफर कर दो अपॉन में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो n2 अपॉन n1 क्या हुआ, ग्रेटर देन 1 हुआ। तो अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो मैं लिख सकता हूं कि साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्योंकि भाई देखिए ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इस हिसाब से ये क्वांटिटी सीधे इसके इक्वल लिख सकते हैं।
तो साइन आई अपॉन साइन आर ग्रेटर देन 1 हुआ। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर हुआ। यानी मैं लिख सकता हूं कि एंगल आई ग्रेटर देन हुआ एंगल आर के, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ज्यादा है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम कब होगा? जब लाइट आपकी जा रही होगी डेंसर मीडियम में। लाइट कहां जा रही होगी? डेंसर मीडियम में। और लाइट जब डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट बेंड कहां करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट जब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी तो इसका मतलब है ये एंगल तो घटने ही वाला है ना भाई। तो यही बात तो लिखी हमने, देखो यहाँ पे ये एंगल आर इससे कम है। क्यों कम है? क्योंकि अगर तुम इसको सीधे ऐसे लाइन ये ड्रॉ करते अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो ये पूरा एंगल इसका ही होता, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। लेकिन ये क्या है? आर आपका आई से कम है। और ऐसा कब होगा? जब लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। और लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल कब बेंड होगी? जब ये होगा डेंसर और जहां से आ रहा होगा रेयरर। तो जो हमने देखो कहा कि लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। उसका ये मैथमेटिकल प्रूफ है कि नॉर्मल की तरफ बेंड होने पर एंगल डिक्रीज करेगा। है इसका मैथमेटिकल प्रूफ? नहीं है। और ये हमने क्या लिखा है, इसको मैं वर्ड में लिख देता हूं। ये हमने लिखा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is smaller than the angle of incidence। समझ गए आप? समझ रहे हैं इस बात को आप? हाँ, चलिए शुरू कर लीजिए आराम से आप। अब देखिए हम इसी में थोड़ा सा बदलेंगे और देखिए क्या होगा। अब लाइट रे आपका जाएगा डेंसर से रेयरर में। लाइट कहां जाने वाला है? तो लाइट आपका जाएगा डेंसर से रेयरर में। यानी कि ये हो गया डेंसर, ये हो गया रेयरर। तो आपको पता है ये तो हो गया इसका नॉर्मल। और लाइट रे अब कहां जाएगी? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये हो गया, कुछ ज्यादा ही अवे कर दिया मैंने, इतना भी नहीं करना था। ये थोड़ा सा बस, चलिए हो गया। अब ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। आपको पता है कि अब आप इसे लिखोगे मीडियम 1, इसे लिखोगे मीडियम 2। लगाइए स्नेल्स लॉ। तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिखोगे? तो ये लिखोगे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। यानी आप लिखोगे n1 अपॉन n2। और ये n1 अपॉन n2 क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि अगर इसका 1 ले रहे हो, इसका 2 ले रहे हो, तो n2 इज सॉरी n2 इज n1 इज ग्रेटर देन n2। तो n2 इज लेस देन n1। तो n2 अपॉन n1 या उसका रेसिप्रोकल करें तो ये। तो इस हिसाब से साइन आई अपॉन साइन आर ये लेस देन 1 हुआ। यानी साइन आई अपॉन साइन आर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो साइन आई इज लेस देन साइन आर।
so angle of incidence is less than angle of reflection. So angle of incidence is less than r, so r is greater than I. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा कब होगा? जब लाइट रे जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब जाती है? जब लाइट जाता है डेंसर से रेयर। तो ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ है कि लाइट आपकी डेंसर से रेयर में जा रही है, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ग्रेटर हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस से, सो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात आप लिख लोगे, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है बच्चों, वैसे इतना डिटेल में सीबीएसई में नहीं होगा, ये आईसीएससी में वाला है। ये जो मैंने बता दिया, ये दो अभी जो मैंने बताया तुरंत, ये आईसीएससी में मिलेगा, ना सीबीएसई मिलेगा ना यूपी बोर्ड में मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज लिए बता दिया कि कैसे हो रहा है। सीबीएसई में तो डिटेल में नहीं है। आगे चलते हैं, ये हर बोर्ड में है। कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, यानी क्या कंडीशन है कि जब रिफ्रैक्शन ना हो। अब रिफ्रैक्शन ना होने का मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन क्या है तो पहले ही समझिए। रिफ्रैक्शन ये है कि लाइट बेंड होगा, चाहे टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट जब बेंड ना हो बल्कि लाइट सीधे निकल जाए, इफ लाइट नॉट बेंड बट मूव स्ट्रेट, तो इसे क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये हमें यहां पर देखना है। देखते हैं। पहली सिचुएशन ये है कि व्हेन इंसिडेंट रे falling normally to the interface, मतलब जो सरफेस है, अगर लाइट रे उस पर नॉर्मल इंसिडेंट हो, तो नॉर्मल इंसिडेंट होने का मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होने का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा साइन आई अपॉन साइन आर, तो इसे मैंने अभी बताया कि आप इसे लिख सकते हो n2 अपॉन n1। तो मैं इसमें साइन आर क्या लिख सकता हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, घबराइएगा मत। साइन आर में लिख सकता हूं n1 अपॉन n2 साइन आई। अब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई है, इसकी वैल्यू क्या है? 90। तो साइन आर n1 अपॉन n2 ये क्या हो जाएगा? साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 0, तो पूरा राइट टर्म 0, यानी साइन आर कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब ये है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा तो इसका मतलब लाइट रे कैसी जाएगी? ये अगर इंटरफेस है और ये इस पे लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है? इंसिडेंट रे है। तो आपको पता है इसी पॉइंट पे इंसिडेंसी पे नॉर्मल होगा, तो ये आपका लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ 90 डिग्री में, जिसका ये मैथमेटिकल प्रूफ है। तो वहां पर लाइट जाएगी कैसे? सीधे, यानी इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो कितना बन रहा है? 9, मतलब ये दोनों, मतलब ये तो 90 पे इंसिडेंट हो रहा था, लेकिन नॉर्मल से देखोगे तो कितना बनेगा? 0। आई बात समझ में? क्योंकि ये सरफेस से नॉर्मल है, और एंगल कहाँ से लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का? वो नॉर्मल से। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? नॉर्मल भी इसी लाइन पे तो बनेगा, इसलिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नॉर्मल भी इसी लाइन पे बनेगा ना। दोनों लाइन ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 हो गए। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे नॉर्मली फॉल होती है, अगर लाइट रे किसी सरफेस पे नॉर्मली फॉल होती है, यानी 90 डिग्री पे वो फॉल होती है, तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा। ये हमने यहाँ से देखा। तो यहाँ पे नॉर्मल का मतलब है इंटरफेस से, तो 90 बनेगा इंटरफेस से, लेकिन ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस लोगे वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का होगा। भाई ऐसे था ना, ये था ऐसे और ऐसे,
तो ये नॉर्मल था, ये एंगल होता था, लेकिन जब ये भी यहीं आ गया तो दोनों ओवरलैप कर गए, इसलिए 0 हो गया। आई बात समझ में? तो इस कंडीशन में लाइट रे सीधे मूव करेगी और कोई रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं पड़ेगा। दूसरा केस देखते हैं कि कब रिफ्लेक्शन हमको नहीं दिखाई पड़ेगा। सेकंड केस क्या है, इसमें यह है कि रिफ्लेक्शन तब नहीं होगा व्हेन रे ऑफ लाइट passes from one medium to another having same refractive index, having same refractive index, यानी लाइट जिस मीडियम से आ रहा था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और लाइट जिस मीडियम में जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो लाइट रे क्या होगा, सीधे ट्रेवल करेगा। तो इसको अगर स्नेल्स लॉ से लिखें तो साइन आई अपॉन साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 n2 अपॉन n1, और इस केस में जब n2 इक्वल टू n1 है, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो कितना आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। और 1 आने का मतलब क्या है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1, सो साइन आई इक्वल टू साइन आर, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसका ऐसा तभी हो सकता है जब लाइट रे ये इंटरफेस हुआ और इस पे जो लाइट रे ये इंसिडेंट हो रही है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हुआ, आपको पता है इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो अगर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और ये n2 दोनों सेम हो जाएं, कंडीशन क्या हो जाए, n1 इक्वल टू n2, ये लाइट रे बिना डेविएट हुए ऐसे सीधे निकल जाएगा, ना ये अवे जाएगा ना बेंड जाएगा। ये भी क्या हो गया, नो रिफ्रैक्शन। ये भी क्या हो गया, नो रिफ्लेक्शन। तो जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनमें ऐसा कुछ प्रूफ नहीं पूछता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल करके 1 n2 दिखाओ फिर ये दिखाओ। बस इसमें आपको इतना बता देना है कि किस किस कंडीशन में नहीं होगा। तो अगर नॉर्मली इंसिडेंट होगा 90 पे तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और दूसरा अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दोनों मीडियम है तो नहीं होगा। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पूरी कहानी यहीं से खत्म हुई। अब मैं चलिए आपको कुछ फॉर्मूला दिखा देता हूं और इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, और रिवीजन अच्छे से करिएगा जितना पढ़ाया मैंने। तो अभी तक हमने पढ़ा उससे क्या क्या फॉर्मूला मिला हमको। एक तो हमको मिला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हमने ऑब्सोल्यूट भी कहा था। तो ये था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और इसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था n इक्वल टू सी अपॉन बी। फिर हमने देखा स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। फिर हमने देखा कि इसको जो लिखेंगे ये लिखेंगे n2 अपॉन n1, और ये देखिए इससे इनवर्स रिलेशन होता है। तो n2 में लाइट की स्पीड क्या होगी, v2, तो ये यहाँ आ जाएगा। n1 में क्या होगी, v1, तो यहाँ आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ लाइट से इनवर्स रिलेशन होता है। मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट है तो इसको देखो इनवर्स रिलेशन यहाँ पे 2 गया और ये 1 का यहाँ पे चला गया। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले पे बेस आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और भी चीजें हैं जो आईसीएससी भी उसके बाद में बताऊंगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन दे लेते हैं न्यूमेरिकल, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम is 3 into 10 to power 8 meter per second. Find the speed of light in glass of refractive index 1.5. ये 1.5 लिखा है। क्या कहा मैंने? क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आराम से पढ़िए। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, सबको पता है। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहाँ पे ग्लास क्या है? ग्लास है एक मीडियम। तो आपको स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में दे रखी है, जिसे हम आप डिनोट करते हैं सी से, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यानी मीडियम में पूछ रहा है, जिसे हम डिनोट करते हैं वी से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है, जिसे हम डिनोट करते हैं एन से। तो अब देखिए सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर स्पीड ऑफ लाइट सी 3 into 10 to power 8 जो कि वैक्यूम में है मीटर पर सेकेंड, मीडियम में यानी ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट पूछा है, यानी वी आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ग्लास का दिया हुआ है 1.5, तो आपको फॉर्मूला पता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल टू सी अपॉन वी। लेकिन आपसे वी पूछा है तो वी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां लिख दीजिए, तो वी कितना हो जाएगा? सी अपॉन एन। अब सी की वैल्यू कितनी हो गई? 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.5। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो अगर यहाँ से पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे, तो ये 15 2 यानी 2 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड कहाँ निकली? तो ये स्पीड निकली ग्लास में। क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन क्लास 10 के बोर्ड के सीबीएसई में आएंगे। आईसीएसई में थोड़ा टफ आता है, वो भी कराऊंगा मैं। समझ रहे आप? चलिए, तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 2, मतलब क्वेश्चन 2। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द स्पीड ऑफ लाइट in vacuum is 3 into 10 to power 8 meter per second, and the speed of light in water is 2.25 into 10 to power 8 meter per second, 10 to power 8 meter per second. Find the refractive index of water। किसी भी न्यूमेरिकल को करना आसान होता है अगर आप उसके नोन और अननोन पार्ट को पता कर ले जाओ। नोन का मतलब क्या गिवन है ये आप देख ले जाओ, अननोन का मतलब क्या पता करना है ये देख ले जाओ, तो बस फॉर्मूला सोचना रहता है। अब आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, तो ये सी गिवन है। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो वाटर एक मीडियम है और उसकी स्पीड को हम वी से लिखते हैं, तो ये वी गिवन है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, मतलब एन पूछा है।
यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी गिवन है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वी गिवन है 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन बताना है। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, एन इक्वल टू सी अपॉन वी। तो सी की वैल्यू 3 × 10⁸, ये 2.25 × 10⁸। आप इसे डिवाइड तो कर ही लेते होंगे, तो अगर डिवाइड कर लेंगे तो ये 4/3 मिलेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.33 मिलेगा। यानी यहां से पता चल जाता है कि जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है वो 1.33। लीजिए क्वेश्चन, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 है। समझ रहे हैं? कर लिया आपने इसको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा तीसरा क्वेश्चन है, दी ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव indices of glass and water are 3/2 and 4/3. Determine the ratio of speed of light in glass and water. क्वेश्चन को पढ़िए, रुक के थोड़ा सा सोचिए, फॉर्मूला क्या है, रिलेशन क्या है, कहानी थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। तो सोच पाए आप लोग? नहीं सोच पाए तो हम किस लिए हैं? देखिए देखिए, ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। क्या इसका फॉर्मूला बताया मैंने आपको? एन इक्वल टू सी अपॉन वी। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके जो मीडियम है, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, दोनों का रिलेशन कैसा है? इनवर्स है। गिवन क्या है? ग्लास यानी जी एंड वाटर का ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 3/2 एंड 4/3। तो मैंने आपको ऐसा एक फॉर्मूला बताया है। देखिए, हमें करना है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर, ये हमें फाइंड करना है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन
स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि n2 अपॉन जब n1 करोगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2, क्योंकि इनवर्स होता है तो 2 का जहां स्पीड होगा उससे इधर आएगा और इससे इधर आएगा। तो ऐसे ही जब वेलोसिटी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेशन लिखोगे तो जो ग्लास की वेलोसिटी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ आएगा, अपॉन में, क्योंकि इनवर्स ng, और जो वाटर की वेलोसिटी है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ आएगा, उसके इनवर्स यानी ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, n वाटर। बन गया फॉर्मूला, पुट कर दीजिए। तो वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, ये गिवन है 4/3। ग्लास के लिए कितना दिया है, तो ये दिया है 3/2। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये 8/9, यानी रेशियो हो गया 8:9। समझे? थोड़ा सा ध्यान लगाना था यहाँ से कि कैसे लिखेंगे। अब अगर मैं इसको n1 लिख दूं तो ये v1 हो जाएगा, फिर इसको अगर मैं n2 लिख दूं तो c/v2 हो जाएगा, दोनों का रेशियो करके कर लो, उल्टा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझाया, 3 न्यूमेरिकल भी कराए, और भी जो न्यूमेरिकल है आप करिए, जो आपको ना आए वो मुझे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं आगे की क्लासेस में आपको ये भी बता दूंगा कि आप मुझसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो आज वाले डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना टेलीग्राम का एक लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम का पेज है, तो उस टेलीग्राम के लिंक को आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप मुझ तक आप पहुंच सकते हैं। अगर आप जो मेरे लोकल एरिया है, जो मेरा लोकल स्कूल है, उससे बाहर के स्टूडेंट हैं तो आप पहुंच सकते हैं। वो टेलीग्राम का लिंक भी इस पे दे दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन। और अब हम इसके आगे जब करेंगे तो और भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। मतलब मेरा सोचना ये है कि आपका जो 10th का बोर्ड हो उसमें आपकी फिजिक्स में आपके पूरे मार्क्स आने चाहिए। अब सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा सा घपला ये है कि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एक ही पेपर साइंस आता है, तो पता नहीं चल पाता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कितना मिला, इंडिविजुअल मार्क्स कितने मिले। लेकिन अगर ये अलग आता तो मैं तो 100% लिख के दे सकता हूं कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में 100% पाएंगे। जान लीजिए, आप बस मेहनत करनी है, आपको 100% पाएंगे आप। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत ही मेहनत से, लगन से पढ़ेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। जहां आपको प्रॉब्लम होगी आप पूछेंगे और मेहनत करते रहिए, बोर्ड में अच्छे नंबर लाइए। मैं आगे क्लासेस में इसमें PYQ शुरू करूंगा, मतलब अभी तक इस चैप्टर से या टॉपिक से, जस्ट जो टॉपिक में पढ़ा दूंगा उनसे जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए होंगे, शॉर्ट, न्यूमेरिकल, एक्सेट्रा, कुछ भी, वो हम सब सॉल्व करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। अब आगे इसके हम कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एवरीवन।